अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे 15 मिनट वीडियो समरी जो कि हमने स्टार्ट किया था। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 15 मिनट में समराइज़ करें। तो आइए चलते हैं और इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बैक्टीरियल सेल हुआ या मेमेलियन सेल हुआ या प्लांट सेल हुआ, तो सब में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो वाटर होता है। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात न करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपके साथ मौजूद होता है यहाँ पर इसमें वाटर। फिर इसके साथ ऑर्गेनिक में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्रोटीन होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया में 15% है, मेमेलियन सेल में 18% है। यहाँ पर ये परसेंटेज दिया हुआ है सबका। तो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, दूसरे नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट और तीसरे नंबर पे है लिपिड्स। तो इस टेबल को आपने याद करना होगा। यहाँ पर डीएनए और आरएनए से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। डीएनए और आरएनए या प्रोटीन से आता है क्वेश्चन कि कौन सा सबसे ज़्यादा होता है या कौन सा सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक पोर्शन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है या कितने % का होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। इस चैप्टर में हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। लेकिन इससे पहले कुछ प्रोसेस है और वाटर की कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में शॉर्ट रिव्यू देते हैं और उसके बाद फिर यही कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं। तो कंडेंसेशन वो रिएक्शन है जो मोनोमर से पॉलीमर्स देते हैं हमें बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ मिल के इससे रिमूव होता है। तो इसकी जगह फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और हमारे साथ बनता है जब दो ग्लूकोज जो मोनोमर्स होते हैं, वो मोनोमर्स अगर छोटे होते हैं वो हमारे साथ डिफरेंट कैटेगरीज का होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। फिर हमारे साथ वो प्रोटीन में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट में, और ईस्टर लिंकेज हमारे साथ बनाते हैं लिपिड्स में। तो वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन यहाँ आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कंडेंसेशन रिएक्शन से बाय रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब सिंगल रिएक्शन होता है तो इससे मोनोमर से पॉलीमर बन जाता है। जिस तरह कि यहाँ पर ये आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स पॉलीमर्स के मोनोमर्स है। और हाइड्रोलिसिस कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पर, इसमें एक वाटर को हम ऐड करते हैं, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, इसको ऐड करते हैं, दोबारा उसी तरह ऐड हो जाता है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर फिर हमारे साथ पॉलीमर से मोनोमर जब बन जाते हैं। तो ये दो रिएक्शन है जो कि आपने याद रखनी है, इसके आगे इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर फिर कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बयान हुआ है। यहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70 to 90% वाटर मौजूद होता है। इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसकी वजह से ये जो वाटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ है इसको तो हम शॉर्टली यहाँ पर आपके साथ रखेंगे। यहाँ पर ये पोलर नेचर होता है क्योंकि यहाँ पर इसका में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है और इसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसकी वजह से ये हमारे साथ होता है। पोलर नेचर होता है वाटर का, और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कोहेसिव एडहेसिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे साथ एक बीकर है, इस बीकर में ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं तो इसको कोहेसिव फोर्स कहती है। और ये वाटर मॉलिक्यूल का जो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है इस वाल के साथ, इस बीकर के वाल के साथ होता है, तो इसको एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पर वाटर की इंपॉर्टेंस ये भी है कि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, तो उसकी वजह से उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये उसकी वजह से फिर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत सारा होता है जो कि हर चीज़ में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो इस वजह से होता है कि यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टीज़ की है कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है? स्पेसिफिक हीट ये है कि हम अगर किसी बीकर या किसी चीज़ में किसी ऐसी चीज़ में हम वाटर रख लें, 1 ग्राम वाटर रख लें, और इसको फिर हम इतना टेम्परेचर हम इसको दे दें कि इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फॉर एग्जांपल पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 6 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो इसका एक दर्जा हरारत को 1 डिग्री सेंटीग्रेड को ऊंचा करने के लिए, यहाँ पर बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है 1 ग्राम वाटर की, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, जो कि स्पेसिफिक हीट वाटर का सबसे बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इतना होता है। तो ये फिगर भी आपने याद रखना है, इतना ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हेल्प करते हैं डिफरेंट चीज़ों के, जो कि इंटरनल टेम्परेचर बॉडी के मेंटेन रखते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो अच्छी तरह अंदर बॉडी में होते हैं और अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। तो इस वजह से टेम्परेचर वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इतना टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो
इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको इस वजह से कहते हैं। वाटर एक्सपेंड होता है लो टेम्परेचर पे, तो ये भी इसकी क्वालिटी है। सबसे ज़्यादा जो हैवी होता है वाटर, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, आपने ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी टेस्ट में आता है कभी कभी कि सबसे हैवी वाटर कौन सा होता है, और इसके बाद फिर सबसे हैवी वाटर कौन सा होगा, तो वो होगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसके बाद सबसे ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन ऑफ वाटर होती है बहुत ज़्यादा मालिक्यूल में 10⁻⁷ मालिक्यूल्स में से एक मालिक्यूल की आयनाइजेशन ऑफ वाटर होती है, जो कि ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। बाकी बहुत सारी चीज़ों की जो होते हैं आयनाइजेशन वो बहुत जल्दी होती है, लेकिन वाटर के बहुत ज़्यादा मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल की होती है, मतलब 10⁻⁷ मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल की होती हैं। फिर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है? वाटर मालिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर मालिक्यूल हुआ यहाँ पर, तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे के साथ कोहेसिव फोर्सेस बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर इसके दरमियान कोई नॉन पोलर फॉर एग्जांपल लेफेट्स या आयल वगैरह आ जाए, तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए यही हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसके अंदर नहीं आ सकती और इसके ये फोर्सेस जो है ये ख़त्म नहीं कर सकती, इसके फोर्सेस के अंदर नहीं आ सकती, नहीं झुक सकती, उसको एक्सक्लूड करते हैं। इस टेंडेंसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन भी कहते हैं, और इसमें जो होता है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, और इसमें जो वाटर में जो रेशो होता है हाइड्रोजन और कार्बन का 2:1 होता है, तो यहाँ पर इसमें भी होता है, इस वजह से इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। इसमें 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है, दूसरा केटोन होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? तो ये एल्डिहाइड है जो कि ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, और ये एल्डिहाइड है आपके साथ, जो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन मस्ट होगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। केटोन में दोनों तरफ पे यहाँ पर कार्बन के साथ साथ दोनों तरफ पे अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो एक केटोन हुआ। यहाँ पर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, तो ये एक ग्लूकोज का जो कि स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर फिर मोनोसेकेराइड्स की इसके डिफरेंट टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि मोनोसेकेराइड है शुगर सिंपल यूनिट्स है, जो कि अनहाइड्रोलाइजेबल है। ये हाइड्रोलाइज ज़्यादा इससे नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे मोर सिंपलेस्ट यूनिट्स है। इसका जनरल फार्मूला ये है, और ये इसमें भी यही वाटर का जो रेशो होता है इसमें भी होता है। इसकी लास्ट में एंड में ओज आते हैं हर किसी में तकरीबन, जिस तरह की पेंटोज हुआ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज हुआ, ग्लैक्टोज हुआ, सब में तकरीबन OSE लास्ट में आते हैं। सफिक्स यूज़ होता है जितनी सारी मोनोसेकेराइड्स है। तो मोनोसेकेराइड 3 to 7 हमारे साथ जो होते हैं इसमें यही इन्वॉल्व होते हैं, और इतनी इसकी जो है लिमिटेशन होते हैं। ट्रायोज सिंपलेस्ट शुगर है, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसके बाद इसका जो एग्जांपल है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि ट्रायोज है, और अल्डिहाइड इसमें अल्डिहाइड ग्रुप में मौजूद होता है। इसमें कुछ में अल्डिहाइड होते हैं, कुछ में केटोन होते हैं। राइबोस जो होता है पेंटोस है, और ये अल्डिहाइड है, और इसका केटोनिक फॉर्म जो है वो राइबोलोस है, जो कि आपने ये भी याद रखना है। और हम जल्दी करेंगे, आपने स्लोली फिर करना है, लेकिन इससे आपका एक जल्दी सी रिवीजन भी हो जाएगा, जो कि इस तरह हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको एक क्लू भी मिल जाएगा, और आप ये सारी चीज़ों को किस तरह आपने याद करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें अगर करीब MCQs कहलाते हैं, तो फिर आपको ये याद होगा, और इसको आपने थोड़ा सा और भी टच करना होगा। तो लेकिन ये जो हम कर रहे हैं जल्दी कर रहे हैं, एक समराइज फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्लूकोज जो होता है अल्डिहाइड एक फॉर्म में होता है, जिस तरह की राइबोज अल्डिहाइड में है, तो ग्लूकोज भी अल्डिहाइड में है, और फ्रक्टोज केटोनिक फॉर्म में है। और इसके डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज हुआ, ये फ्रक्टोज हुआ, ये एक दूसरे का आइसोमर है, क्योंकि सब में दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन जो स्टेरिक फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से इसके ऑप्टिकल आइसोमर इसको कहते हैं, जिस तरह जिसकी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, जिस तरह कि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज है, यहाँ पर केटोन है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर भी उसको कहते हैं, जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होता है एक दूसरे से, एक लेफ्ट हैंड को होता है, दूसरे के राइट हैंड का होता है। और यहाँ पर राइबोस और राइबोलोस का अगर आप देखें तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, जो कि आपको ये भी याद होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की ये 2 एग्जांपल आपने याद रखने हैं, राइबोलोस। बाकी इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें हम वाइवा में भी लेते हैं, और साथ साथ इसमें MCQs में भी आएंगे आपके लिए। तो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको उधर से याद हो।
यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो डाइसैकेराइड से डिकासैकेराइड तक होते हैं, मतलब 2 से लेकर 10 तक होते हैं, और ये हाइड्रोलाइज फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोलाइज फॉर्म में हमें मोनोसैकेराइड सिंपल यूनिट्स देते हैं, डाइसैकेराइड 2 यूनिट्स देते हैं, और ट्राइसैकेराइड 3 देते हैं। टेट्रासैकेराइड जो होते हैं वो फिर हमारे साथ देते हैं 4। तो इस तरह डिफरेंट देते हैं, और इसके दरमियान जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो टूट जाता है, और डाइसैकेराइड फिर हमें मोनोसैकेराइड देते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिल के हमारे साथ सेक्रोज बनाता है, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर हमारे साथ बनाता है। तो यहाँ पर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है हमारे साथ, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी 3 एग्जांपल और है जो कि हम वो बताने जा रहे हैं। हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सिर्फ वो करेंगे। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने वो पेपर के लिए याद करने होते हैं। हम ये टेस्ट के लिए जल्दी जल्दी समराइज़ करते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और हमें क्विक रिवीजन आपको देते हैं। तो यहाँ पर सक्रोज बनता है हमारे साथ। एक सक्रोज है, दूसरा ग्लेक्टोज है, और दूसरा माल्टोज है। माल्टोज 2 सेम ग्लूकोज यूनिट से बनता है। इलेक्ट्रोज में ग्लेक्टोज आता है ग्लूकोज के साथ, और सक्रोज में फ्रक्टोज आता है ग्लूकोज के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पर पॉलीसैकेराइड में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं। 10 से ज़्यादा 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकते हैं, 1 मिलियन भी हो सकते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स जिस चीज़ से जो चीज़ बनता है उसमें वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड होंगे सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि सारे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे पॉलीमर्स में, और पॉलीसैकेराइड में हमारे साथ होंगे मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर जो होते हैं इसकी एग्जांपल जो है सेल्यूलोज है, और यहाँ पर एक एग्जांपल इसका है काइटिन है, दूसरा स्टार्च भी इसका एग्जांपल है। जो डिफरेंट टाइप्स है वो आपने याद करनी है। और स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, काइटिन जो है काइटिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काइटिन जो होता है पंजाई के सिलवाल में होता है, और ये मोर रेजिस्टिव है देन सेल्यूलोज, टू रिस्ट्रिक्टिव है देन सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज से मतलब ज़्यादा रेजिस्टिव है टुवर्ड एनी ऑब्स्टिकल्स। जो चीज़ आता है यहाँ पर अंदर के लिए, तो सबसे ज़्यादा उससे वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है काइटिन। और ये जो है आर्थ्रोपोड्स और क्रेब्स के एक्सोस्केलेटन में भी होता है। तो एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में होता है, और सेलवाल में होता है प्लांट की। तो सेलवाल और जो है सेलवाल और एक्सोस्केलेटन एक दूसरे को सिमेट्रिकल है एनिमल और प्लांट में। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है 100 मिलीलीटर ब्लड में, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि 27% ग्लूकोज होते हैं ग्रेप्स में, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे साथ। और हनी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह के MCQs में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 27% ग्लूकोज है ग्रेप्स में या ये हुआ, तो इस तरह के इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद करने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है एक पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना होता है। और ये जो है यहाँ पर हमारे साथ एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड में जो कौन से ग्रुप्स होते हैं? एक अमीन ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप होता है, दूसरा होता है इसमें R ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन उसमें होता है। तो ये बाकी सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन ये चीज़ डिफरेंट होता है, और इस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हमारे साथ बनते हैं। जो कि यहाँ पर अगर सिंपलेस्ट की बात करें तो ग्लाइसिन होता है, और इसको अगर सबसे कम्प्लेक्स की बात करें जो ट्रिप्टोफैन है, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, और इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन से कितने होते हैं। तो 2 जो होते हैं, अगर कॉमनली बात किया जाए तो 2 होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये हुआ और एक ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉमन बात किया, कॉमन जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि कॉमन की बात करें, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो, तो इन दोनों को हम तो नहीं कह सकते कि ये ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइसिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर तो होता है, लेकिन यहाँ पर भी होता है हाइड्रोजन। जिस तरह कि फॉर्मल्डिहाइड में है, अल्डिहाइड का सिंपलेस्ट है, तो यहाँ पर ग्लाइसिन जो है अमीनो एसिड का सबसे सिंपलेस्ट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। और इसका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी एक्टिव होते हैं ऑप्टिकली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखने हैं। तो कि यहाँ पर जनरली अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और अगर आपको ग्लाइसिन के अलावा आपसे पूछा जाए तो फिर 3 भी हो सकते, 3 हमारे साथ ग्रुप्स इसमें मौजूद है, लेकिन 4 नहीं होती। यहाँ पर ये एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और कुछ बुक्स में जो है इसको
ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मानते हैं नहीं इस आर ग्रुप को, तो इस वजह से यहाँ पर ये इसको एक कॉमन ग्रुप मानता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस वजह से इसको अगर आप जनरली भी कहते हैं या जो भी है, तो इसके दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो कि एक ये है और दूसरा ये है। ये जो है फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करते बुक्स, बहुत सारी बुक्स में। तो आप 2 कह सकते हैं जनरली, लेकिन 3 नहीं कह सकते और 4 भी नहीं कह सकते। यहाँ पर इसमें जो बांड होता है, इसमें पेप्टाइड बांड होता है, लेकिन डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड में बहुत फर्क होता है और स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डाईपेप्टाइड क्या होता है? डाईपेप्टाइड ये होता है कि अगर 2 अमीनो एसिड लिंक हो जाए तो इसको डाईपेप्टाइड कहते हैं। डाईपेप्टाइड इसको नहीं कह सकते कि यहाँ पर 2 पेप्टाइड बांड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अमीनो एसिड ये है, एक ये है, एक ये है, ये 3 अमीनो एसिड हो गए, इसके दरमियान 2 पेप्टाइड बांड हो गई, तो इसको आप डाईपेप्टाइड कहते हैं। इसको डाईपेप्टाइड नहीं, इसको ट्राईपेप्टाइड कहेंगे। जितने अमीनो एसिड होंगे किसी भी प्रोटीन में तो उसको हम उतना ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है लिखा भी है कि व्हेन 2 अमीनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर अ डाईपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर 2 अमीनो एसिड बनते हैं तो उसको डाईपेप्टाइड कहते हैं, और 3 अमीनो एसिड लिंक करते हैं तो इसको ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। इसको आप डाईपेप्टाइड नहीं कहेंगे। यहाँ पर फिर है शेप ऑफ प्रोटीन में। शेप ऑफ प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो कि शीट लाइक होते हैं, लीनियर अरेंज होते हैं, शीट लाइक होते हैं, और ये फाइब्रस होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका एग्जांपल है केराटिन है जो कि हेयर्स, नेल फोर और आउटर स्किन में होता है। मायोसिन जो होता है ये भी एक फाइब्रस प्रोटीन है। आप ने सोचा होगा कि ये ग्लोबुलर है, लेकिन ये फाइब्रस प्रोटीन है, क्योंकि स्ट्रक्चर जितनी सारी अमीनो एसिड बनाते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं तो वो ग्लोबुलर होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं हमारे साथ फाइब्रस है। और मसल में जो होता है मायोसिन ये भी है, और कोलाजिन जो होता है जो कि इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, टेंडन, बोन्स, लिगामेंट्स और कॉर्निया ऑफ आई, इसमें जो कोलाजिन प्रेजेंट होता है ये भी फाइब्रस प्रोटीन है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में। ग्लोबुलर का अगर आप देखें तो इसका शेप ग्लोबुलर या स्पेरिकल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। उसके फोल्डिंग्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स की, और इसके एग्जांपल जो है वो ये है हमारे साथ है कि इसमें मायोग्लोबिन आता है, होमोग्लोबिन आता है, एक वाइड आता है, एल्बुमिन एक वाइड आता है, और इसके साथ साथ एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स और जितनी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स बनाते हैं मतलब, तो वो हमारे साथ इसमें मौजूद होते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोटीन की आप बात करें तो लेवल में जो होता है प्राइमरी होता है। प्राइमरी जो होते हैं एक सिंपल सा स्ट्रेट चेन होते हैं, सिंपल सी स्ट्रेट चेन होते हैं प्राइमरी में, और ये जो कि पेप्टाइड चेन इसको लॉन्ग करते हैं। इसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अगर ये बैंड हो जाए इस तरह बैंड हो जाए, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड बनाए, तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर अगर ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल हो जाए तो फिर हम इसको टर्शरी कहते हैं। और अभी इस तरह 2 या इससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो जाए, एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनाए, तो उसको हम फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका एग्जांपल है होमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है। तो इस तरह हमारे साथ इसके 4 टाइप्स लेवल्स है। अब हम बात करेंगे लिपिड्स पे। लिपिड्स जो होते हैं हमारे साथ एक नॉन पोलर कंपाउंड है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ये पॉलीमर होता है फैटी एसिड और अल्कोहल का, जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, और जिसका और सॉल्युबल ये होता है पेट्रोल में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ईथर वगैरह एसीटोन में सॉल्युबल होता है। ये क्लासिफाइड होता है 5 डिफरेंट क्लासेस में, जो कि एसिल ग्लाइसराइड, ग्लिसरॉल होता है, फिर फास्फोलिपिड्स, वैक्सीज, टर्पिनाइड्स और स्टीरॉइड इसमें होते हैं। एसिल ग्लिसरॉल जो होता है हमारे साथ ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एक कंपाउंड होता है जो कि इससे बनता है, और इसका कॉमन एग्जांपल जो होता है वो ट्राईग्लाइसराइड होता है। ट्राईग्लाइसराइड जो होता है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें 3 हमारे साथ फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है। ये ग्लिसरॉल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और ये हमारे साथ फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड की मॉलिक्यूल्स है, जो कि यहाँ पर इसके साथ आके कार्बोक्सिलिक एसिड जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसका फैटी एसिड का, तो ये उसका वही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पर इसमें से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके से निकल करके यहाँ पर कंडेंसेशन और रिएक्शन होता है, और इसके थ्रू बनता है हमारे साथ ट्राईग्लाइसराइड और वाटर मालिक्यूल। 3 वाटर मालिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं, 3 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे साथ बनता है ट्राईग्लाइसराइड के। ट्राईग्लाइसराइड के 2 टाइप्स होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होता है इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, और इसमें इसका जो एग्जांपल है वो फॉर्मेटिक एसिड है जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। और अनसैचुरेटेड जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, एक से ज़्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं, और इसमें 1 या 2 डबल बॉन्ड होंगे।
और इसमें इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड, और रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखें तो ये इसका लिक्विड होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड में यहाँ पर इस। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी पोजीशन पे हमारे साथ है फास्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दो फैटी एसिड यहाँ पर भी है, लेकिन एक फैटी एसिड को फास्फेट ग्रुप जो होता है वो आता है और इसको रिप्लेस करता है। तो जब इसको रिप्लेस करे तो इसको फिर फास्फोलिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड का अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें दो इंड्स होते हैं, इसमें एक हाइड्रोफोबिक होता है और इसमें एक हाइड्रोफिलिक इंड्स होते हैं। दो इंड्स इसमें होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक इनसॉल्युबल होता है, यहाँ पर ये जो है इनसॉल्युबल होता है, और ये सॉल्युबल इंड होता है। और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल्स में भी होते हैं, जो कि वहाँ पर भी एयर ट्रांसपोर्ट के कामों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंस और भी बहुत सारी जगहों पे है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पे है हमारे साथ वैक्सिस है। वैक्सिस लॉन्ग चेन फैटी एसिड जब लॉन्ग चेन अल्कोहल को यहाँ पर ये बॉन्ड करते हैं तो हमारे साथ बनते हैं वैक्सिस, जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मोर रेजिस्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं। रेजिस्टेंस को डिग्रेडेशन जिसकी अगर होती है तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं, स्टेबल होता है। ये भी हाइड्रोफोबिक टेल रखता है हमारे साथ, ये भी, क्योंकि ये भी नॉन फोलर है। और ये वाटर प्रूफ लेयर बनाता है प्लांट के पार्ट्स पे, जिस तरह के हुआ लीव्स हुआ, फ्रूट्स हुआ। क्यूटिकल बनाते हैं जो कि वाटर लॉस को, इवापोरेशन को रिड्यूस करते हैं। और वाटर वैक्स लेयर भी बनाते हैं हमारे साथ इसकी शीप्स या इंसेक्ट वगैरह की लेयर्स पे। जो तीसरे 4 नंबर पे हमारे साथ है वो है स्टीराइड है। स्टीराइड में फैटी एसिड नहीं होती, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। इसमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 हेक्सागन है, ये भी एक हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है और ये भी हेक्सागन है, जबकि यहाँ पर ये 2 पेंटागन है। अगर आप देखें तो ये भी 4 नंबर पे ये हमारे साथ पेंटागन है और 5th नंबर पे पेंटागन है। तो 3 जो है हेक्सागन मौजूद होंगे। और यहाँ पर ये प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे साथ, कोलेस्ट्रॉल ये हमारे साथ प्रिकर्सर है। बहुत सारी जितनी सारी स्टेरॉइड है सबका प्रिकर्सर है। टेस्टोस्टेरोन में अगर आप देखें तो यही, और ये स्ट्रक्चर आपके साथ सब में कांस्टेंट होगा। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे साथ सब में कांस्टेंट होगा। इसमें भी है जो कि 3 हेक्सागन है और 1 पेंटागन है। तो 3 हेक्सागन और 1 पेंटागन, 3 हेक्सागन और 1 पेंटागन यहाँ पर भी है। टेस्टोस्टेरोन हुआ, अल्डोस्टेरोन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ और या विटामिन डी हुआ, सब में जो है इसका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। और ये स्ट्रक्चर जो होता है सब में सेम रहेगा। यहाँ पर ये 17 कार्बन स्ट्रक्चर जो है, ये 17 कार्बन स्ट्रक्चर है। इस 17 कार्बन स्ट्रक्चर को हमारे साथ इसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द स्टीरॉइड्स। न्यूक्लियस ऑफ द स्टीरॉइड इसको कहते हैं। इस इन 17 कार्बन स्ट्रक्चर को यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें से 17 कार्बन स्ट्रक्चर है और उन 17 कार्बन स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस ऑफ स्टीरॉइड कहते हैं, जो कि सब में इक्वल और कांस्टेंट होगा। लास्ट पे है हमारे साथ टर्पीन्स। टर्पीन्स जो होते हैं ये भी स्टीरॉइड की तरह होते हैं, जो कि इसमें भी फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन इसमें आइसोप्रिनाइड यूनिट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर ये गिवन है। आइसोप्रिनाइड यूनिट्स में होते हैं और ये भी इनसॉल्युबल होता है। ये सारे फॉलोवर्स जो होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू वजूद में आते हैं। और इसके जो एग्जांपल है वो है डिफरेंट टाइप्स है, इसकी केराटिनॉइड्स है और रबर है, जो कि इसके इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो कि फंक्शन। यहाँ पर इस बुक में 6 नंबर टाइप्स भी दिया है और ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हुआ ये भी लिपिड का एक क्लास है, जो कि इसमें डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ लिपिड्स मॉडिफाइड फैटी एसिड से बनते हैं। और इसमें भी 2 नॉन पोलर टेल्स होते हैं और जो कि अटैच होता है 5 कार्बन रिंग को, जिस तरह के स्टीरॉइड में होते हैं तो इसमें भी होते हैं। और इसको LCM कहते हैं, लोकल केमिकल मैसेंजर इसको कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में जो कि LCM कहते हैं। तो ये 2 बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन के हवाले से। यहाँ पर हम 4th कैटेगरी जो है ऑर्गेनिक और फंडामेंटल कंपाउंड्स की 4th कैटेगरी जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, हम उसकी बात करेंगे अब। तो यहाँ पर ये जो है पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, जिसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है RNA होता है, दूसरा DNA होता है। ये 2 मेन कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फंडामेंटल कंपाउंड्स है ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 3 तरह की चीज़ों से बने होते हैं। फास्फेट ग्रुप इसमें होता है, इसमें शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है और इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो फास्फेट ग्रुप और शुगर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में नहीं जानते, तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो
यहाँ पर हैं इसके स्ट्रक्चर मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे साथ। ये जो है हमारे साथ नाइट्रोजनस बेसिस है। इसके 2 टाइप्स है, एक प्यूरिन्स होते हैं, दूसरे पायरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन जो होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें डबल रिंग होता है, एक रिंग ये होता है, एक रिंग ये होता है, ये हेक्सागन होता है और ये पेंटागन, ये हेक्सागन और यहाँ पर ये पेंटागन। इसके 2 टाइप्स है, एक एडेनिन होता है और दूसरा ग्वानिन होता है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए और दोनों आरएनए में भी होते हैं और डीएनए में भी होते हैं। तो आरएनए और डीएनए दोनों में ये होते हैं फ्यूरिन। तो फ्यूरिन के थ्रू हम इसके डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते आरएनए और डीएनए के। यहाँ पर पायरिमिडिन जो होते हैं वो उसमें डिफरेंट होते हैं। पायरिमिडिन की 3 टाइप्स होते हैं, एक थाइमिन होता है, दूसरा सिस्टीन होता है, दूसरा साइटोसिन होता है और दूसरा यूरासिल होता है, साइटोसिन और यूरासिल। तो यहाँ पर डीएनए में ये 2 होते हैं और आरएनए में ये 2 होते हैं। यहाँ पर आरएनए में ये नहीं होता, आरएनए में ये 2 होते हैं, 2 होंगे और 3 नहीं होंगे। 3 टाइप्स है। तो डीएनए में ये चीज़ ख़त्म होता, डीएनए में यही होता है और आरएनए में ये नीचे वाला होता है और ये नहीं होता, इसको रिप्लेस करते हैं। तो यूरासिल जो होता है थाइमिन को रिप्लेस करते हैं आरएनए में। तो पायरिमिडिन जो है सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी ये एक जगान होते हैं और यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन होते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन होते हैं और यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन होते हैं। ये सारे कार्बन नहीं होते, ये सारे कार्बन नहीं होते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने कार्बन है। तो आप अपने कमेंट में बताएं मुझे कि इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इस सब में कितने कार्बन है। हर एक के पायरिमिडिन का बताएं कि इसमें कितने कार्बन होते हैं और फ्यूरिन का भी बताएं कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज़ में हम पूछते हैं कि इसमें कितने कार्बन है, क्योंकि सारे यहाँ पर कार्बन नहीं होते। जिस तरह की बेंजीन रिंग में आप देखते हैं तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 कार्बन इसमें नहीं होते। तो आपको ये याद होना चाहिए। और इसमें डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं तो आप ये भी देखते हैं, डबल बॉन्ड इसमें सिर्फ 1 है। बहुत ज़्यादा 3, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो वही 3 वाली बात भी इधर नहीं है, यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड है सिर्फ, जो कि इसमें पाए जाते हैं। तो आपने ये याद सारी चीज़ें देखनी हैं। थोड़ी बहुत बात कर लेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और डाइन्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पे। कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में हमारे साथ होते हैं एडीपी। एएमपी जो होता है वो एमपी के साथ पासपेट बन के एडीपी बनाता है और एडीपी के साथ पासपेट बन के एटीपी बनाता है, जो कि एक एडीपी हमारे साथ 7 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देते हैं। एक एटीपी में जो होते हैं दो स्ट्रांग बांड होते हैं और एक वीक बांड होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो 7 किलो कैलोरी एनर्जी एक एटीपी, जब एक एटीपी में कन्वर्ट होता है तो हमारे साथ इतनी एनर्जी देते हैं, जो कि आपको ये याद होना चाहिए। तो इसको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड में हमारे साथ कोएंजाइम होते हैं, जो कि NAD और FAD होता है। और ये आपको मैंने बताया पहली वीडियो में भी कि आपका ये क्या आप इसके बारे में मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी हमारे साथ होते हैं, कौन कौन से हमारे साथ होते हैं इसमें विटामिन। तो यहाँ पर ये लिखा है कि फ्लेविन में जो होता है विटामिन B2 होता है और निकोटिनामाइड जो होता है इसमें विटामिन B3 होता है। तो आपके लिए ये एक असाइनमेंट था जो कि आपने पूरा किया होगा मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ पर ये मौजूद है। तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स हमारे साथ हैं, NAD और FAD, जो कि कोएंजाइम भी इसको कहते हैं। अब हम आते हैं मेन टारगेट पे, जो कि हमारे साथ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसका 2 एग्जाम्पल्स है DNA और RNA। तो हम इस पर हम बात करेंगे। DNA और RNA जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें होते हैं। तो इस पर मैं एक नया अगला वीडियो बनाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो DNA और RNA को हम यहाँ पर छोड़ेंगे, उसका एक नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए पेश करूँगा। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और अब हम जाएंगे जेनेटिक कोड पे। जेनेटिक कोड में अगर आप देख रहे हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि आप प्लेलिस्ट में हमारे साथ मौजूद है, आपने देख होगी या नहीं होगी। वहाँ पर मैंने इस पूरे टेबल के बारे में बनाया है आपको कि आप ये कैसे याद करेंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद होना चाहिए कि जिस तरह की यहाँ पर स्टाफ कोडान है कि UAA UAG और तीसरे नंबर पर स्टाफ कोडान ये है UGA। तो ये 3 स्टाफ कोडान है जो कि आपको याद होने चाहिए। फिर हमारे साथ इसमें ल्यूसिन के लिए 6 हमारे साथ मौजूद है, आइसोल्यूसिन के लिए 3 है, ये म्यूथिनिन के लिए 1 है, वालिन के लिए 4 है। और इस तरह इसमें हर किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 6 है। तो हम आपको कैसे पता चलेगा किसके लिए 6 है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बनाया है जो कि उस वीडियो में है ऑलरेडी, तो आप वो जाके देखिए, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड के बारे में ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर है इसके बारे में मैंने बताया है आपको कि हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है और किस चीज़ से कितनी MCQs आ सकती है। तो वो आपको देखना होगा और आपको याद होना चाहिए वो सारी चीज़। तो आप जाके 12 मिनट का वीडियो है वो लाजमी देखिए आप। यहाँ पर जो है RNA एज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, जो कि DNA से RNA बनता है।
तो ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है, शॉर्टली बताएंगे इसके डिटेल फिर चैप्टर नंबर 23 में है। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंड आरएनए बनता है, जो कि ये मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए यहाँ पर ये हमारे साथ होता है। ये मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसलेशन के थ्रू जाके वहाँ पर साइटोप्लाज्म में जाके, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाके वहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड इकट्ठे करते हैं और एमआरएनए को एक आरएनए को ये सब इस सारे सीक्वेंस वाइज जेनेटिक कोड इकट्ठे करते हैं न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म से, और हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं वहाँ पर, जो कि प्रोटीन बनते हैं हमारे साथ इसी तरह की। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के बात में हम करेंगे, और लिपोप्रोटीन जो है हमारे साथ इसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं, जो कि लिपिड और प्रोटीन का एक कंजुगेटेड फॉर्म होता है, कम्बिनेशन होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है और अदर सेल मेम्ब्रेन में भी, अदर मेम्ब्रेन्स में भी होते हैं। सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिपोप्रोटीन्स है, और लिपोप्रोटीन जो होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप चीज़ें आते हैं, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के 2-3 और एग्जांपल है जो कि हम अभी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे है हमारे साथ जो गिवन है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। इसका एग्जांपल है डीएनए, और ये स्लाइडली एसिडिक और सॉल्युबल वाटर में होता है। सॉल्युबल वाटर में होता है, ये आपने याद रखना है। और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ साथ लिपिड्स का एक कम्बिनेशन है, जो कि ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। टेसेक डिजीज़ आपने पढ़ा होगा। और ग्लाइको प्रोटीन जो होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, इन दोनों का ये कम्बिनेशन है। इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आल्सो एक एल्बुमिन में भी होते हैं। तो ये हुआ इस चैप्टर का समरी, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसमें डीएनए और आरएनए का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्मार्ट एकेडमी 360 की प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ शेयर करेंगे, और बाकी ये समरी जो पॉइंट्स है ये भी आपने देखने हैं। तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।